औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कुल रब्बि ज़िदनी इल्मा। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला की ख़ास रहमत से आज हम मज़ीद आर्टिकल्स का मुताला करेंगे। पहले हमने 71 तक मुकम्मल कर लिए थे। उसके बाद अब हमने चैप्टर 5 से शुरू करना है, जिसका उन्वान है ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। हस्बे रिवायत साबका को थोड़ा सा मिलाना चाहूँगा। डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन आप लोगों के जहन में आई है, लेकिन आज के इस लेक्चर को बिलखसूस जहन में रखते हुए डॉक्यूमेंट्स को आप सिर्फ दस्तावेजात समझें। जो अदालत में दावा दायर होते हैं वो डॉक्यूमेंट दस्तावेजात जिन पर तहरीरें लिखी होती हैं उनको आप डॉक्यूमेंट समझें, उस तारीफ में लेके आएँ। उनकी अक़साम शहादत, डॉक्यूमेंट्स की बाबत, फिर उसकी अक़साम। पहले मुतअद्दिद बार गुजारिश कर चुका हूँ कि आज हमारी सिविल कोड की जो पाकिस्तान बिलखसूस पंजाब लिटिगेशन 80-90% सिविल कोर्ट जो सिविल डिस्प्यूट्स का फैसला करती है, सिविल डिस्प्यूट्स को सेक्शन 9 सीपीसी में डिफाइन किया गया है। राइट्स को, प्रॉपर्टी वगैरह के राइट्स को, दीगर भी राइट्स की जो अक़साम आ जाती हैं वो भी शामिल हैं, लेकिन आज के लेक्चर को बिलखसूस डॉक्यूमेंट्स वगैरह के साथ मुंसलिक रखें। कोई ऐसी दस्तावेजात, कागज़, सफ़हात जिससे किसी को ख़तरा हो कि ये मुझे नुकसान देंगे या उसके फ़ायदे में है, कोई डॉक्यूमेंट उससे कोई हक पैदा हो रहा है बामुताबिक कानून, तो वह अदालत में दावा दायर करता है। प्रेपोजिशन आप लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, मिसालों से समझाना बहुत आसान है। तो ये आज का लेसन शुरू करने से पहले आप लोग मिसाल छोटी सी है, मुख्तसर सी जहन में रख लें। दो लोग हैं, एक का नाम है अल्फा, दूसरे का नाम है ब्रोली। उन्होंने आपस में एग्रीमेंट टू सेल किया। जमीन थी 2 कनाल, 15 लाख रुपए टोटल में मुआहदा तय हुआ, रकम फाइनल हुई, 5 लाख रुपए एडवांस दी गई। इनका एग्रीमेंट टू सेल हुआ 21/6/2019 को, और बाकी जो 10 लाख थे वो अदा करने थे 21/7/2019 को। मुआहदा हो गया इनके दरमियान। पहले मुआहदा अमूमी तौर पर जैसे प्रॉपर्टी के लेन देन होते हैं, घरों में एक दूसरे के आते जाते हैं, मिलते जुलते हैं कि जी एक कहता है बेचनी है, दूसरा कहता है खरीदनी है। जब फाइनल हो जाता है, चलें जी कचहरी चलें, अदालत, ये लोग आ जाते हैं कचहरी में, अदालत में नहीं। स्टैम्प वेंडर के पास आ जाते हैं कि जी हमारा मुआहदा हुआ है, ये ज़रा लिख दें। वो कहता है ठीक है जी। शनाख्ती कार्ड वगैरह पार्टियों से लिए जाते हैं, तो स्टैम्प पेपर होता है, आजकल शायद 1200 रुपये का है, उसकी अपनी एक मालियत होती है। वो तहरीर में करते हैं जो कुछ उनके दरमियान मुआहदा हुआ। फैक्ट्स मैंने आपको बता दिए ब्रीफ। गवाहन के सैन अंगूठे भी कराए जाते हैं, दोनों फ्री कैन के सैन अंगूठे कराए जाते हैं, जायदाद का हवाला दिया जाता है। तो 21/7 को बकिया पेमेंट होनी है, बकिया पेमेंट 21/7 को नहीं की तो जो मुदई है वो कहता है कि जी 5 लाख भी मेरे फंस गए। सॉरी, वो कहता है कि मुदई ने 5 लाख रुपए दिए हुए हैं, अब वो 10 लाख रुपए 21/7 को देना चाहता है मुद्दाले को जिसे जमीन खरीदी है। अब वो बेईमान हो गया है, उसे कोई और अच्छी ऑफर मिल गई है या उसका इरादा बदल गया है। वो अब 21/7 को ना तो बकिया रकम ले रहा है 10 लाख रुपए, और ना ही वो तकमील कर रहे हैं। तकमील है रजिस्ट्री इंतकाल की शक्ल में। अब क्या होगा, मुदई अदालत में आ जाता है 21/7 के बाद, अदालत में दावा दायर करता है एग्रीमेंट टू सेल। कोर्ट फीस इस पर लगेगी क्योंकि 15 लाख है टोटल मालियत, 2 लाख से जब ज्यादा हो, वैसे 15,000 टोटल लगती है, वैसे ये 25,000 से 24,000 से ऊपर जब रकम हो जाए ना 25,000 या इससे ऊपर, उस वक्त इसकी काउंटिंग शुरू हो जाती है। वो इंशाल्लाह ताला कोर्ट फीस, सूट वैल्यूएशन वगैरह में कभी आपको बताएंगे। कोर्ट फीस उसने फर्ज किया, अदा कर दी, और पहली पेशी पर अदालत को यह भी कह दिया कि बकिया रकम मैं देने को तैयार हूँ। दरखास्त लिख के जज साहब को ही दे दी कि जी 10 लाख रुपए ये भी पकड़ लें क्योंकि मैंने उसके देने हैं। ये उसकी बोनाफाइड जहर हो रही है। ये जो 10 लाख रुपए दे दिया इसकी भी वजह है, वो इंशाल्लाह ताला बाद में बताऊंगा।
अब दावा दायर हो गया। ये आगे फैक्ट्स जो आप लोगों को शुरू में जरा बेहतर तरीके से समझाने के लिए बताए। अब 72 को आ जाएं, प्रूफ ऑफ कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अब उसने पहली पेशी पर जो ओरिजिनल एग्रीमेंट टू सेल है, जिसे आप प्राइमरी एविडेंस कहते हैं, अदालत में पेश कर देता है। उसके बाद जी ट्रायल शुरू हो जाता है, मुद्दालय साहब भी आ जाते हैं, वो प्ली लेते हैं। फर्ज किया कि जी मैंने एग्रीमेंट टू सेल सैन अंगूठे किए ही नहीं है, ये झूठ पर मबनी है। ठीक है जी, हो गया झूठ पर मबनी। अब जब शहादत का मरला आता है, अब मुदई से कानून मुखातिब है, जज साहब ने इस पर अमल करना है, फकरा साहबान ने अमल करना है। अल्लाह की जात आप लोगों को कभी किसी को ये बनाएगी, सरकारी अफसरान जितने भी होते हैं इससे मुतलका। अब ये डॉक्यूमेंट साबित कैसे होना है? द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स मे बी प्रूव्ड ईदर बाई प्राइमरी और बाई सेकेंडरी एविडेंस। अब मुदई ने ओरिजिनल अदालत में पेश कर दिया पहली पेशी पर। जब शहादतें शुरू हुई, इश्यूज फ्रेम हो गए, तो मुदई साहब खुद PW1 आ गए। अब वो क्या अपना मौकफ देंगे? ओरिजिनल एग्रीमेंट टू सेल कोर्ट फाइल में लगा हुआ है। जो अमूमी तौर पर एग्जामिनेशन चीफ का मकसद होता है, वही जी हकैक सारे बताएंगे। एग्जामिनेशन चीफ का मकसद होता है अदालत के इल्म में स्टोरी आ जाए, कहानी आ जाए कि मुदई का मौक़िफ़ क्या है। इब्तदाई बयान इसे कहा जाता है एग्जामिनेशन चीफ को। यही कहेंगे कि जी ये मेरा ताल्लुक वाला था, हम वहाँ रहते थे। रेलिवेंसी को देखें आप, जो हम पढ़ चुके हैं, हम वहाँ रहते थे, तो फिर इसने कहा कि मैंने ज़मीन बेचनी है, मैं इसके पास चला गया, हमारा मुआहदा हो गया, ये वो सारे ये फैक्ट्स एग्जामिनेशन चीफ में बता देगा कि जी मैंने 5 लाख लिए, इसकी रसीद लिखी गई, गवाह के सैन अंगूठे हो गए, और ये ओरिजिनल एग्रीमेंट टू सेल है, इस पर मेरे सिग्नेचर मौजूद हैं, मेरी मौजूदगी ज़ाहिर है, वो एग्जिबिट लग जाएगी। अब जो एग्रीमेंट टू सेल है ना, वो एग्जिबिट होगा जो जिस बंदे ने तहरीर किया है उसके बयान में वो आ जाएगा, जो आप लोगों का अदालत में बैठा होता है वसीका नवीस वगैरह। वो जब PW2 आएगा, वो कहेगा कि एग्रीमेंट टू सेल मेरा तहरीरी है, ये फ्री कैन फलां तारीख को मेरे पास आए थे, स्टैम्प पेपर मैंने जारी किया था, ये मेरा रजिस्टर है, इस पर बकायदा अंदराज हुआ था गवाह की मौजूदगी में, ये मुआहदा हुआ था। कंटेंट्स को भी वो प्रूव करेगा, मुदई भी और जो स्टैम्प वेंडर है वो भी, और जो दो गवाह हाशिया जिन्हें कहते हैं मार्जिनल विटनेसेस, वो भी मुदई के मौक़िफ़ की मुकम्मल तायीद करेंगे, एक एक चीज बताएंगे, सिग्नेचर बताएंगे, डेट बताएंगे, पैसे बताएंगे, जरामीन से मुकम्मल सवालात किए जाएंगे, ये मुदई के मौक़िफ़ की जरा में तायीद करेंगे। द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स में बी प्रूव्ड ईदर बाई प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस। आप इस पे आ जाएं। प्राइमरी एविडेंस क्या है? प्राइमरी एविडेंस मीन्स द डॉक्यूमेंट्स इटसेल्फ प्रोड्यूस्ड फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट। सेक्शन 72 को पढ़ा ना, कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन आप लोग देख लें क्या है, और मे बी प्रूव्ड को देख लें 2(4), आर्टिकल 2 क्लास 4। भाई प्राइमरी एविडेंस 73 में दिया गया है, प्राइमरी एविडेंस मींस द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ प्रोड्यूस्ड फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट। कोर्ट फाइल में वो लगे हुए हैं जब उसने अर्जी दावा दायर किया था, जज साहब के पास जुडिशियल फाइल है, तो उसके साथ क्योंकि जुडिशियल फाइल वही है ना, अर्जी दावा तो दायर किया, ऐसा लगा हुआ है, तो वो जज साहब दिखाएंगे उसे, हाँ भाई आपका है, मुदई कहेगा हाँ जी यही मेरा एग्रीमेंट है ओरिजिनल, तो वो अपना सिग्नेचर मुदई एग्जिबिट करेगा। प्राइमरी एविडेंस मींस द डॉक्यूमेंट्स इटसेल्फ प्रोड्यूस्ड फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट। अब आप इस पर आ जाएं, एक्सप्लेनेशन पर। वेयर आर डॉक्यूमेंट इज एग्जीक्यूटेड इन सेवरल पार्ट्स, ईच पार्ट इज प्राइमरी एविडेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट। अब इसका पता है मतलब क्या है? एग्रीमेंट टू सेल के फर्ज किया 3 सफात हैं, पहले इस पर आप आ जाएं। सेवरल पार्ट्स काफी हिस्सों में ये तकसीम है, तकमील की गई 2 हिस्सों में या 3 हिस्सों में, तो हर हिस्सा दस्तावेज की शहादत असली है। शहादत असली किसे कहते हैं? प्राइमरी एविडेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट। 3 सफात पर मुश्तमिल है ना, ये एग्रीमेंट टू सेल है, एग्जीक्यूटेड इन सेवरल पार्ट्स। 3 सफ़ों में 3 सफात हैं या 4 सफात हैं, फर्ज है उनकी कंडीशन वगैरह इतनी ज्यादा लिख दी गई हैं, या जो बड़े बड़े एग्रीमेंट टू सेल होते हैं, बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी, आजकल जो टाउनों का ये सिलसिला शुरू हो चुका है हाउसिंग सोसाइटीज का,
बस रंगे 10 मुरब्बे एक बड़ा इन्वेस्टर ले लेता है एक ही मालिक से, या उसमें मुख्तलिफ लोग मालिक होते हैं, फिर उनके अपनी टर्म्स एंड कंडीशन, वो बहुत बड़ा एग्रीमेंट टू सेल बन जाता है। तो उसके 8-10 सफ़े भी हो सकते हैं एग्रीमेंट टू सेल के। तो ईच पार्ट एज प्राइमरी एविडेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट, ये है एक्सप्लेनेशन 1। अब इसकी जरा तफसील आ रही है एक्सप्लेनेशन नंबर 1 की। क्या? वेयर अ डॉक्यूमेंट इज एग्जीक्यूटेड इन काउंटर पार्ट, each counterpart being executed by one or some of the parties only. Each counterpart is primary evidence as against the parties executing it. अब ये काउंटर पार्ट क्या होता है? काउंटर पार्ट ये होता है, मैं आपको मिसाल दे रहा हूं। स्टैम्प पेपर ले लिया, उसके 3-4 सफात हो गए, सैन अंगूठे हर पार्टी ने कर दिए हर सफ़े पर। अब आपस में शक व शुबहात भी होते हैं, कोई कहता है मैं रखूंगा, कोई कहता है मैं रखूंगा। मिसाल दे रहा हूं आप लोगों को। जब एग्रीमेंट टू सेल मुकम्मल हो गया ना, 3-4 सफात वसीका नवीस साहब ने लिख लिए, या कंप्यूटर से भी लिखे जाते हैं मुकम्मल, सैन अंगूठे हर किसी के आ गए, वसीका नवीस के आ गए, स्टैम्प वेंडर के आ गए, स्टैम्प फरोश जिसे कहते हैं, वसीका नवीस जो लिखने वाला होता है, वसीका ये प्लीडिंग वगैरह को कहते हैं। तो जो लिखा जाता है ना, वो वसीका नवीस होता है जो लिखता है। स्टैम्प वेंडर जिसके पास रजिस्टर होता है हुकूमत की तरफ से, वो बेचता है स्टैम्प पेपर। अब दोनों फ्री कैन ने या 10 फ्री कैन है, मुख्तलिफ लोग हैं जायदाद बेचने वाले, एक एग्रीमेंट टू सेल हो रहे हैं, सबके माबैन सबके सैन अंगूठे हो गए, या उसमें से कुछ लोग रह गए। मसलन के कोई किसी के बिहाफ पे ज़बानी कलामी कह देते हैं कि जी हम बाद में आ जाएंगे, अभी आप लोग एग्रीमेंट टू सेल मुकम्मल कर रहे हैं। इसका आगे ताल्लुक है, इस वजह से थोड़ा सा जानबूझ के मिसाल इस तरह की दे रहा हूं। अब एक एग्रीमेंट टू सेल मुकम्मल हो गया, अब फ्री कैन को आपस में खदशा है कि ये किसके पास असल रहेगा, कोई रोला हो गया तो फिर क्या बनेगा। मिसाल दे रहा हूं आपको। अब वो उसकी ना फोटो कॉपी करा लेते हैं, 3 या 4 फोटो कापियां बेहतरीन तरीके से आगे पीछे। वो कहते हैं करें जी इन फोटो कापियों पर दोबारा साइन। अगर वो पार्टियां उन पर दोबारा सैन अंगूठे मुकम्मल कर लेती हैं, इवन देन मिसाल दे रहा हूं, वसीका नवीस स्टैम्प वेंडर भी अपने कर देता है, दोबारा नंबर लिख देता है, तो ये उसका क्या बन जाएगा? काउंटर पार्ट। ईच काउंटर पार्ट बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय वन और सम ऑफ द पार्टीज ओनली। जिन्होंने कर दिए, जो नहीं किए, जिन्होंने जो मौके पे नहीं है, उनको अभी फिलहाल रहने दें। Each counterpart is primary evidence as against the parties executing it. अब देखें ना, जो असल है वो रख लिया खरीदार ने, जो जमीन का एग्रीमेंट टू सेल जिनका हुआ है। अब जो बेचने वाला है वो कहता है मेरे पास भी असल होना चाहिए, फोटो कापियां करा ली, 3 या 4 या 5 सब पर साइन अंगूठे करा लिए। अब वो भी प्राइमरी एविडेंस होगी उस असल के खिलाफ या उन बंदों के खिलाफ। एडमिशन आ रहा है ना, एडमिशन को आपने देख लिया कहां कहां ये काबिल तस्लीम होता है, उनके खिलाफ भी जिन्होंने अपने सैन अंगूठे किए हैं उस फोटो कॉपी पर, दोबारा सैन अंगूठे मुकम्मल कर दिए, या फोटो कॉपियों का दौर अब आया है। फर्ज किया एविडेंस एक्ट बहुत पुराना है, इसकी तारीख काफी रिवाजात कस्टम कल्चर पहले बहुत ज्यादा थे। फर्ज किया उस दिन लाइट ही नहीं है, फोटो कॉपियर चल ही नहीं सकता। अब क्या करें, पार्टी कहती है जी हमने कुछ करना है। अब वो सफेद 3-4-5-7 कागज और ले लेते हैं, उस पर मुकम्मल वही तहरीर तकरीबन लिख लेते हैं, उस पर सैन अंगूठे कर लेते हैं, ये भी काउंटर पार्ट बन गया। तो आपको यहां समझाना सिर्फ काउंटर पार्ट है, काउंटर पार्ट होता क्या है। अब ये खिलाफ हो गया उनके जिन्होंने सैन अंगूठे किए, वो पाबंद हो गए ना। प्राइमरी सॉरी, ये एडमिशन में आप देख लें, एडमिशन किस किस के अगेंस्ट आता है, अपने मफाद के खिलाफ। अब मफाद की इंटरप्रिटेशन तो कंटेंट्स की बाद में होगी ना, उन्होंने सैन अंगूठे तो कर लिए, कानून तो ये समझेगा कि इनके नोटिस में हर चीज, इनको पता है हर चीज का। ये हो गया जी काउंटर पार्ट। अब एक्सप्लेनेशन 2 पे आ जाएं। Where a number of documents are all made by one uniform process। अब यूनिफॉर्म प्रोसेस को मैं आपको वेरी सिंपल बता रहा हूं। शादियां होती हैं अमूमी तौर पर,
हमारे बहन भाइयों की होती हैं, रिश्तेदारों की होती हैं। शादी कार्ड छपते हैं, 200 शादी कार्ड छप गया। शादी कार्ड को आपने हमेशा जहन में रखना है। Explanation to where a number of documents are all made by one uniform process, as in the case of printing, lithography or photography. प्रिंटों का भी जहन में रख लें, प्रिंटिंग प्रेस से शादी कार्ड बनवा लिए जी। Each is primary evidence of the contents of the rest. अब हर शादी कार्ड क्या है? प्राइमरी एविडेंस है उसके कंटेंट्स का। अब देख ना 50 प्रिंटिंग वाले आप लोगों के घर भाई की शादी है बड़े की, 50 फर्ज क्या मिसाल दे रहा हूँ, आजकल कोरोना का सीजन है, बहुत थोड़े लोग बुलाते हैं, सिर्फ 50 शादी कार्ड बन छपवाए हैं, भाई आके घर उसने रख दिए हैं कि जी ये 50 हैं। अब 50 में से एक आपके हाथ में है। अब जब आपके ऐसे समझे अब एक हाथ में है ना, उससे आगे पढ़े, ईच इज प्राइमरी एविडेंस ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द रेस्ट। बाकी के रेस्ट बाकी को कहते हैं, कंटेंट्स के हिसाब से ये प्राइमरी एविडेंस है। बट अब जो बट है ना, BUT, इसको बहुत गौर से सुनना है। वेयर दे आर ऑल कॉपीज ऑफ अ कॉमन ओरिजिनल। अब ये प्रिंटिंग प्रेस वाले, जदीद कंप्यूटर का निज़ाम आ गया है, जदीद मशीनें आ गई हैं, प्रिंटिंग उनकी अपनी होती है, जदीद कंप्यूटर के निज़ाम वाली प्रिंटर उनके अपने हैं, या फिर बड़ी बड़ी मशीनें भी हैं जो साहब का चलाते थे। तो इसको मजीद समझने के लिए कभी इसका ये करें, इंस्पेक्शन कर लें या कभी दौरा कर लें, प्रिंटिंग प्रेस होते क्या हैं, कैसे ये काम करते हैं। PLD वालों का है ना प्रिंटिंग प्रेस, कभी किसी ने देखा है? कहाँ इनकी मशीनरी कहाँ पड़ी है जहाँ ये हमारे रिसाले छपते हैं हर महीने, बुक्स वगैरह ये लोग अपने प्रिंट करते हैं। अब सुने, वेयर दे आर ऑल कॉपीज ऑफ अ कॉमन ओरिजिनल। अब ये 50 जो हैं कॉमन ओरिजिनल हैं, असल हैं, हमारे सामने हैं, ये यूनिफॉर्म प्रोसेस से बने हैं, यकसा तरीकाकार से, कॉमन ओरिजिनल। अब आगे देखें कामा, दे आर नॉट प्राइमरी एविडेंस ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द ओरिजिनल। इसका सिंपल आपको बता दूं कि जो इनका ओरिजिनल था ना, जो पहला था, प्रिंटिंग प्रेस पे कभी जाए, मशीनें जो बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, तो वो एक पहले फॉर्मेट असल बनाते हैं, दिखाते हैं, चेक कराते हैं, अलहदा फॉर्मेट मुकम्मल वो लोग बनाते हैं प्लेट की शक्ल में, प्लेट पर हर चीज वो अपने तरीके से लिखते हैं जो शादी कार्ड पे लिखवाना मतलूब होता है, पर उसी से वो 50 को छापते हैं। अब जो असल है ना, उसकी रूह बुनियादी वाली है। अब जो यूनिफॉर्म प्रोसेस वाले हैं वो उनके अगेंस्ट ओरिजिनल नहीं है। अब देखें 50 भी ओरिजिनल ही है, यूनिफॉर्म प्रोसेस है। अगर आप अहमियत को, कानून की नजर में अहमियत को समझ लें, तो वो ज्यादा अहमियत के हामिल है जो उन्होंने फॉर्मेट, वो प्लेट बनाई हुई है प्रिंटिंग प्रेस वालों ने, मशीन वालों ने। अब जो अक्सर डेफामेशन के होते हैं या बाज का कॉपीराइट ट्रेडमार्क से होते हैं, दावाजात वगैरह, FIRs भी होती हैं। अब देखे ना, ग्लूकोज जेली बना, जामे श्री जेली बन गया, मार्केट में आ गया, चाहे कोई जाली बना ली, सुप्रीम कोर्ट या लिप्टन। अब इनकी ओरिजिनल पहले वाले असल फॉर्मेटिंग डब्बा बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट जैसा ही है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा हूँ, वो सुप्रीम चाहे डब्बा असल वाला नजर आ रहा है मार्केट में। अब कंपनीज पीछे पड़ती हैं, उनको पता लग जाता है कि जी जैली चाय कोई हमारे नाम से बना रहा है, ट्रेडमार्क कॉपीराइट्स के लिहाज से ये जराइम है। अब वो पर्चे, वो छापे मारते हैं दुकानों पर, स्टोरों पर जहां ये जैली पड़े हैं, उनसे पूछते हैं ये डब्बे कहाँ से है, वो बताते हैं कौन हमें दे गया था, जब उसको पकड़ते हैं, अब वो उसके गले पे पुलिस हाथ रखती है कि प्रिंटिंग प्रेस वाले के पास लेके जाओ हमें, जहां से ही आपने छपवाए थे। आगे प्रिंटिंग प्रेस वाले उसको 2-4 लगाए, हाँ भाई इसका जो असल पहला फर्म है ना वो हमें दे, असल डब्बे तो बड़े हैं। ये है इसकी असल रूह, ये है इसका असल मकसद, जो मैं आप लोगों को मिसाल देने की कोशिश कर रहा हूं काउंटर पार्ट की शक्ल में। अब मिसाल देखें, a person is shown to have been in possession of a number of play cards। अब ये प्ले कार्ड्स क्या होते हैं? इश्तिहारात वगैरह, इश्तिहारात को प्ले कार्ड्स कहते हैं। अब एक बंदे के पास काफी सारे इश्तिहारात हैं, असल जो आम एडवर्टीजमेंट के लिए नहीं होते, जो प्रिंट करा लेते हैं इश्तिहार वगैरह, ऑल प्रिंटेड एट वन टाइम फ्रॉम द ओरिजिनल। अब वही फर्मा जो आपको बता रहा हूँ प्लेट, वहां से ये सारे असल बन गए।
Any one of the play cards is primary evidence of the contents of the other. अब प्ले कार्ड एक जैसे इश्तिहार, आप लोग कोई दुकान बना रहे हैं, उसका आपने इश्तिहार छपवाएं असल खूबसूरत तरीके से, 50 100 का 200 का भी एक अच्छा इश्तिहार होता है बड़ा लेंथ के हिसाब से, बट नो वन इज देम इज प्राइमरी एविडेंस ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द ओरिजिनल, जो ओरिजिनल है उनके नहीं है। अब इसके जो स्लाइड वगैरह बनाई थी ना उसको देख लें, कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स बता दिया, सेकेंडरी एविडेंस अब क्या होती है, हालांकि ये 74 इस में नहीं है, सेकेंडरी एविडेंस को बाद में बताऊंगा, इस वजह से ये जरा मुख्तसर कर रहा हूँ कि आप लोग पहले इस तरीके से समझ लें, एक जहन बना लें, मिसालें इस वजह से बार बार दी हैं। अब ये 73 डॉक्यूमेंट इटसेल्फ प्रोड्यूस्ड फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोड। अच्छा ये ना मजे की बात, चलो सुन लें। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ एन एग्रीमेंट टू सेल, सेक्शन 12, अल्फा बरोली का आपस में एग्रीमेंट टू सेल हो गया। अब वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के तहत आ गया, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत कि जी मेरा जो मुआहदा है मुझे स्पेसिफिकली परफॉर्म कराया जाए। ये सवाल आ जाता है, प्रेपोजिशन कंडीशंस पूछ लेते हैं, सेक्शन 12 को अच्छे तरीके से देखना है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की बाबत। ये पहला एक मैंने मिसाल दिया है। अब कैंसिलेशन ऑफ म्यूटेशन को देख लें, कौन आ जाता है, प्रवीण बीबी आ जाती है कि ये इंतकालात कैंसिल किए जाए, मेरे भाइयों ने मुझे महरूम कर दिया है। जमाबंदी देखें मेरा कहीं नाम भी नहीं है, अब 8-10 साल के बाद मुझे पता चला है अब्बा हजूर का 20 साल पहले इंतकाल हो गया था, भाइयों ने बाद में जैली इंतकाल कराए, मुझे उसमें वरासत में जहरी नहीं किया गया। ऐसा ही होता है, रेवेन्यू पेपर जब सारे देखे, रजिस्टर मुख्तलिफ देखे, तो उस खातून का प्रवीण बीबी का कहीं नाम ही नहीं है। अब ये दावा दायर करेगी कैंसिलेशन ऑफ म्यूटेशन का, लैंड रेवेन्यू एक्ट हमने पढ़ा है 53 को अच्छे तरीके से पढ़ाया था, लैंड रेवेन्यू एक्ट सेक्शन 53 1967। लेकिन वो दावा करेगी 42 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत, डेक्लेरेटरी दावा, क्या कि उसे महरूम कर दिया गया है। इसकी 42 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की आप अच्छे तरीके से डेफिनेशन पढ़ें क्या है। अब वो लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत 53 उसे इजाजत दे रहा है कि आप सिविल कोर्ट में आएंगी। अब जमाबंदी वगैरह सारी आएंगी। रात सवाल हो रहा था बड़ा खूबसूरत, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स की अहमियत क्या होती है। अब ये देखे ना, इंतकाल है, पब्लिक डॉक्यूमेंट है, चैलेंज हो गया है, बेनिफिशियरी कौन है, भाई हैं, तो वो साबित करेंगे। कानून की नजर में एडमिसिबिलिटी तो है, क्या जब ये एग्जिबिट करेगी मई, एग्जिबिट पे एतराज नहीं करेंगे, एडमिसिबिलिटी पे एतराज नहीं करेंगे, ना ही रेलिवेंसी पे एतराज करेंगे, लेकिन इन क्वेश्चन आ गया है ना, बेनिफिशियरी हैं भाई। अब वो खातून इंतकाल को साबित करेगी। आप लोगों का बार बार रात इस जगह जहन जा रहा था कि सर जो एडमिसेबल है, रेलिवेंट है, तो उसको फिर साबित करने की क्या जरूरत है। उसका तो बेड़ा गर्क हो चुका है, इंतकाल की वजह से महरूम हो गई है, विरासत से महरूम हो गई है। जब इन क्वेश्चन आ जाए, डिस्प्यूट हो जाए, फिर वो साबित करना पड़ता है, लेकिन वो उसकी एडमिसिबिलिटी रेलिवेंसी पे एतराज नहीं करेंगे। अब इसकी स्टेज क्या होगी, मिसाल दे रहा हूँ। अमूमी तौर पर हमारी बहनें खवातीन अनपढ़ होती हैं, अदालत में जब आएगी बतौर PW1 क्या कि मैं मोहम्मद शरीफ की बेटी हूँ, अब्बा हजूर 1997 में फौत हुए थे, तो मेरे हिस्से में उनका इतना रकबा था 50 एकड़, हम 3 बहनें हैं 7 भाई हैं, तो अब्बा हजूर फौत हो गए, उसके बाद भाइयों ने मुझे जमीन भी दे दी, कब्जा भी दे दिया, मैंने उनको ठेके पे दे दी, तो वो मुझे हर साल इसका ठेका देते थे। अब 6 महीने पहले मैंने उनसे ठेका मांगा तो उन्होंने इनकार कर दिया, कहते कि तेरे नाम तो जमीन ही नहीं है। तो फिर मैंने पताबरारी की, पटवारी के पास गई, उसने रिकॉर्ड देखा, वहां तो ये जैली इंतकाल पास हुआ था, ये है जैली इंतकाल। अब वो डॉक्यूमेंट दिखाएगी, कमाल मजे की बात, उस पर उसके साइन अंगूठे तो कहीं है नहीं। अब वो एग्जिबिट क्या होगा, तरतीब क्या होगी, वो नहीं करेगी एग्जिबिट। अब जब पटवारी साहब आएंगे, पर्त पटवार, पर्त सरकार, तहसीलदार साहब आएंगे, पर्त सरकार पर वो कार्रवाई तहसीलदार साहब की लिखी होती है, पर्त पटवार पर पटवारी साहब की लिखी होती है। तहसीलदार साहब से एग्जिबिट करेंगे कि ये बयान है, ये है। तहसीलदार साहब कंटेंट्स को प्रूव के वो बयान करेंगे,
प्रूव करने की तो दोनों फ्री कैन कोशिश करेंगे ना। अब ये तहसीलदार पटवारी को कौन बुलाएगा? मुद्दा अहम बुलाएंगे भाई, बेनिफिशियरी हैं वो। तहसीलदार साहब सैन अंगूठे को एग्जिबिट करेंगे इंतकाल मुतदाविया को। जो गवाहन है वो उसके भाई गवाहन भी पेश करेंगे। अब देखे ना, इंतकाल तो हो गया, लेकिन मजे की बात शरीयत के हिसाब से उसको कारी मरहूम किया गया है। इंतकाल वरासती पास हुआ है। वरासती इंतकाल आपको बताया था, कोई बंदा मर जाता है गांव में, जो हमारे मौजाजात होते हैं, चकूक होते हैं, पटवारी साहब पाबंद है इंतकाल करने के। तो भाइयों ने पटवारी साहब को गलत बताया, बहनों को शो ही नहीं किया, इंतकाल वरासती सिर्फ भाइयों के नाम आ गया। जब इंतकाल वरासती आएंगे, तहसीलदार साहब से पूछेंगे, हाँ जी तो आपने पता किया था ये बहनें हैं हिस्सेदार, सिर्फ एक अभी आई है जो, तो कैंसल। कुरान जो कह रहा ना हिस्सा मिलना चाहिए, दावा डिग्री हो जाएगा खातून का। डॉक्यूमेंट्स कई तवज्जो लेके आना चाहता था, डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, किस तरह होते हैं, कैसे पेश किए जाते हैं। अब वो मई अर्जी दावे में तमाम दस्तावेजात साथ लगाएगी। तीसरी मिसाल कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट एग्रीमेंट टू सेल है, मिसाल लेता हूं, अल्फा बरोली का हुआ एग्रीमेंट टू सेल। अब देखे ना, पाबंद थी पार्टी, दोनों पाबंद हैं। एक बकाया देगा, जो अल्फा बरोली वाली पहले मिसाल दी है, एक बकाया देगा तो आगे वो हो जाएगा, क्या कहते हैं, रजिस्ट्री, इंतकाल हो जाएंगे। लेकिन बाद में खरीदने वालों को पता चला कि इसके नाम तो है ही नहीं, इसने मेरे साथ फ्रॉड किया था, 5 लाख भी मेरे मारे हुए हैं, इसके नाम तो जमीन ही नहीं है, या जैली इसने फर्द मलकियत बनवा लिया है। अब वो आ जाएगा कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट एग्रीमेंट टू सेल, सेक्शन 39 को देख लीजिएगा, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट को। वही एग्रीमेंट टू सेल अदालत को दिखाएगा, इसे कैंसिल कर दिया जाए, ये मुझे नुकसान दे रहा है, मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, इसकी तो जमीन ही नहीं है। ये हालात वाकयात आपको प्रपोजिशन की शक्ल में बताने थे, ताकि मजीद आप लोगों को पर खुदा की रहमत हो। एक्सप्लेनेशन मैंने आप लोगों को सेवरल पार्ट्स वाली बता दिया है, ये जरा अच्छे तरीके से देख लें। अच्छा, एक्सप्लेनेशन 2 भी बता दिया है, यूनिफॉर्म प्रोसेस। आप 3 को देख लें। अ पर्सन इज शोन टू हैव बीन इन पोजेशन ऑफ नंबर ऑफ प्ले कार्ड्स ऑल प्रिंटेड, ये इलस्ट्रेशन आ गई। ये हमारे 3 को देखें, एक्सप्लेनेशन 3 को। आ प्रिंट आउट और अदर फॉर्म ऑफ आउटपुट ऑफ एन ऑटोमेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम। प्रिंट आउट नहीं जाते आप लोग मार्केट में, जब कभी वो प्रिंट निकलवाने हो, अपने भाई को, वाले साहब को मेरी बहनें कहते हैं, या खुद मार्केट में चले जाते हैं कि भाई इसका मुझे प्रिंट आउट दे दें, भाई ये यूएसबीएस का मुझे प्रिंट आउट दे दें। वही प्रिंट आउट है जो वो इसमें सिस्टम में डालते हैं, वहां उनके पास लैपटॉप पड़ा है या पीसी पड़ा है, प्रिंटर साथ अटैच है, आपकी यूएसबी उसने सिस्टम के साथ लगा दी, तो वो उन्होंने वो आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह निकाल दिए। प्रिंट आउट और अदर फॉर्म ऑफ आउटपुट ऑफ एन ऑटोमेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम। ऑटोमेटेड क्या होता है? खुद ब खुद चलने वाला निज़ाम, कंप्यूटर है ना। अब इसको मजीद खोलें, ईमेल सिस्टम को देख लें। मुआहदात होते हैं फ्री कैन के आपस में, कोई दुबई बैठा है, कोई अमेरिका बैठा है, जायदादों के यहीं पाकिस्तान में मुआहदे हो रहे हैं। वो कहता है जी, बंदा है लाहौर का, बैठा है अमेरिका, जी मैं बेचना चाहता हूँ, अभी पाकिस्तान आ भी नहीं सकता, चलो जी हम एग्रीमेंट सेल करते हैं, भेजें फार्मेट, आ गया जी फार्मेट, करें जी इनको प्रिंट आउट, करें जी साइन अंगूठे, करें जी अब इनको स्क्रीनिंग करके भिजवाएं। इस तरह के मामला जब आ जाते हैं, shall not be denied by the state of primary evidence। अब ये प्राइमरी एविडेंस के जब ये तकमीलात होती है ना उनकी, जब आपस में कार्रवाइयाँ शुरू होती हैं, पहले फार्मेट भेजे, फिर साइन अंगूठे कराए, फिर सिग्नेचर भेजे, मजीद आगे फिर वो जनरल पावर अटॉर्नी, स्पेशल पावर अटॉर्नी भेजते हैं, पैसे कैसे जाते हैं इनके आपस में एक दूसरे के पास, एडवांस गया, बकिया गया, फिर स्पेशल अटॉर्नी किसी को भिजवा दिया, अपने आप को दोनों सिक्योर करते गए, फिर रजिस्ट्री हो जाती है। स्पेशल अटॉर्नी वो अपॉइंट करते हैं अमेरिका वाला, उसे अमेरिका में पैसों की खास जरूरत है। अब ये देखें ना, इसका प्रिंट आउट और अदर फॉर्म ऑफ आउटपुट ऑफ एन ऑटोमेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम शैल नॉट बी डिनाइड द स्टेटस ऑफ प्राइमरी एविडेंस solely for the reason that it was generated, sent, received, or stored in electronic form. If the automated information system was in working order at all material times, and for the purposes thereof, in the absence of evidence to the contrary, it shall be presumed that the automated information system was in working order at all material times। इसको ना कानून की इंटरप्रेशन बहुत ज्यादा मफहूम में बहुत एंगल से होती है। वैसे ही जहन में दिमाग आ गया आजकल, कैसे हमारे
आईटी के जरिए खरीदो फरोख्त हो रही है, पाकिस्तान में भी होती है। साहब बैठे हैं भावलपुर डिफेंस डीएचए में जी, प्लाट लेना है कराची में, पिशावर में, इनके आपस में मुआहदात होते हैं। या फिर आप इसी को आ जाएं, प्रिंटिंग प्रेस वाले को आ जाएं। इसका तरीकाकार ये होता है, जब लाइट चली जाती है ना, एक आपको प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, तो ये ना प्रिंटिंग प्रेस वाले बहुत परेशान हो, इनको नुकसान हो जाता है। एक दफा मशीन चल रही है, लाइट चली गई, तो बाकी फिर उसी हिसाब से नहीं होते, इनका कोई ऐसा मैकेनिकल निजाम होता है। या लाइट चली जाती है, बाद में कोई कागज आना है, मैं मिसाल दे रहा हूँ कि ये उस वक्त था या वर्किंग ऑर्डर में नहीं था, रिजल्ट में फर्क आ जाता है। डॉक्यूमेंट्स के जो ये प्रिंट होते हैं, छपते हैं, उस हिसाब से उस सिनेरियो में बात हो रही है। एक्सप्लेनेशन 4 में ये नफी कर रहा है कि पहले वाले अगर नहीं है तो बाकी भी की भी वही अहमियत होगी। अच्छे तरीके से देख लें, सिर्फ 2 आर्टिकल हैं, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ों को कोशिश की है। कहते हैं ना कि वो तो बड़े लोगों की बात होती है, समंदर को कूए में बंद करना। कोशिश की, अल्लाह ताला करम करे, हम पर रहम करे। अल्लाह हाफिज़। कोई सवाल हों तो मुझे बताइएगा। बहुत शुक्रिया।